सारिका ने मोमजाम में लिपटे फोटो फ्रेम को आराम से बाहर निकाल लिया। जैसा उसे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही बन पड़ा था। वो तस्वीरों से सजा फोटो फ्रेम उसे वो बैठक की दीवार पर सजाना चाहती थी। ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन तस्वीरों वाला वो पिक्चर कोलाज वाकई बहुत सुंदर लग रहा था। विनय और सारिका की तस्वीरों के बीच कबीर की भी कुछ तस्वीरें थी। होठों पर शरारती मुस्कान लिए कबीर का मासूम सा चेहरा। उसने प्यार से बेटे के फोटो को चूम लिया और फ्रेम को वहीं कालीन पर रख हथौड़ी और कील ढूंढने स्टोर रूम में चली गई। वो इसे विनय के ऑफिस से लौटने से पहले दीवार पर सजा देना चाहती थी, उसे सरप्राइज देने के लिए। वैसे उसके दफ्तर से लौटने में अभी काफी वक्त था, तब तक कबीर भी स्कूल से लौट आएगा। लिविंग रूम की मुख्य दीवार पर उसने उस फोटो कोलाज को टांग दिया। फिर उसे हर कोण से निहार कर पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद अपने बाकी कामों में जुट गई। रसोई का काम निपटाकर सारिका कुछ देर सुस्ताने के लिए टीवी के सामने बैठी हुई थी कि मोबाइल की घंटी बजी थी। उसने नंबर देखा, फोन कबीर के स्कूल से था। जल्दी से फोन रिसीव किया। जी मैं बस अभी पहुंचती हूँ, कह सारिका ने बात खत्म की और फिर हड़बड़ी में अपना पर्स उठाया। उस खबर का उस पर जैसे वज्रपात हो गया था। उसे तुरंत कबीर के स्कूल पहुंचना था। ऑटो वाले को किराया देकर सारिका स्कूल परिसर में दाखिल हुई। लगभग भागती हुई कबीर की क्लास की तरफ गई। कबीर की क्लास टीचर उसे सामने से आते दिखाई दी तो बदहवास सी बोली, क्या हुआ है मेरे बेटे को, कहाँ है वो? उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से जोर जोर से धड़क रहा था। आइए मेरे साथ, कह क्लास टीचर उसे एक कमरे में ले गई। ये स्कूल का मेडिकल रूम था, जहां तबीयत ठीक न होने पर बच्चों को आराम करने भेजा जाता था। एक कोने में लगे बेड पर कबीर को लिटाया गया था। उसकी आंखें बंद थी। सारिका ने लपक कर उसके पास पहुंच उसे गोद में उठा लिया और फिर बोली, कबीर कबीर क्या हुआ? आंखें खोलो बेटा, देखो मम्मा आई है। सारिका की आवाज सुनकर कबीर आंखें खोलकर मम्मा मम्मा करते हुए उससे लिपट गया। सारिका दुविधा की स्थिति में कभी कबीर तो कभी उसकी टीचर को देखने लगी। कबीर को यहाँ मेडिकल रूम में किस लिए लाया गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चिंता की कोई बात नहीं है, कबीर अब बिल्कुल ठीक है। दरअसल आज गेम्स पीरियड में फुटबॉल खेलते वक्त अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। आपके यहाँ पहुँचने से कुछ देर पहले ही इसे होश आया है। हमने इसे ग्लूकोज वगैरह चढ़ा दिया है, अब आप इसे घर ले जा सकती हैं। मगर ये बेहोश हुआ कैसे? पहले तो कभी इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। सारिका हैरान थी। शायद खेलने की वजह से कबीर को कुछ ज्यादा थकान हो गई होगी। वैसे तो ये क्लास में एकदम चुस्त है, क्यों चैंपियन? कहते हुए टीचर ने कबीर के बालों में हाथ फेरा तो वो मुस्कुरा दिया। हाँ मम्मा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नन्हा कबीर माँ के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर तसल्ली देने लगा। सारिका कबीर को घर ले आई, उसे उसकी पसंद का खाना बनाकर खिलाया। फिर जब वो टीवी पर अपना पसंदीदा कार्टून देखने में व्यस्त हो गया तो सारिका ने विनय को फोन मिलाया। कबीर के अचानक बेहोश होने की बात जानकर विनय भी घबरा गया। फिर सारिका को उसका ध्यान रखने को कह खुद ऑफिस से जल्दी लौटने का वादा कर फोन रख दिया। शाम को जब विनय ऑफिस से घर लौटा तो उसके हाथ में कबीर के लिए खिलौने और उसकी पसंद की चॉकलेट्स का एक डब्बा था। आते ही विनय ने कबीर को बाहों में भर लिया। कबीर में विनय की जान बसती थी। सारिका उन दोनों को देखकर धीमे से मुस्कुरा दी। कबीर की तबीयत अब ठीक लग रही थी। विनय के लाए खिलौनों और चॉकलेट्स को देखकर वो खुश हो उनसे खेलने लगा। सारिका ने विनय को स्कूल में हुई सारी बात बताई। विनय बोला, शायद धूप में खेलने की वजह से चक्कर आ गया हो, तुम फिक्र मत करो, हो जाता है कभी कभी ऐसा। उसे मालूम था कि कबीर को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। इतना छोटा बच्चा गर्मी और थकान बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा। कबीर पहले की ही तरह चपलता से खेलने में मशगूल था। उसे इस तरह हंसता खेलता देखकर विनय और सारिका की जान में जान आई। कबीर के जन्म के बाद सारिका और विनय की दुनिया ही बदल गई थी। दोनों बड़े नाजों से अपनी इकलौती औलाद को पाल रहे थे। शहर के नामी स्कूल में पढ़ा रहे थे। उसकी हर छोटी बड़ी फरमाइश पूरी करते।
उसे छींक भी आती तो विनय सारा घर सिर पर उठा लेता। इस घटना के बाद कबीर फिर सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जीने लगा था। एक दिन फिर यही हादसा हो गया। घर में खिलौनों से खेलते कबीर को एक बार फिर बेहोशी का दौरा पड़ा। सारिका और विनय उसे तुरंत अस्पताल ले गए। उसे तेज बुखार भी चढ़ आया था। डॉक्टर ने कबीर की नब्ज टटोली, स्टेथोस्कोपी से उसके दिल की धड़कनें सुनी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है हमारे बेटे को? क्यों ये बार बार बेहोश हो जाता है? घबराई हालत में सारिका और विनय ने पूछा। अभी कुछ भी बताना मुश्किल है, इसके कुछ टेस्ट करवाने होंगे। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। कुछ ही देर बाद कबीर की रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने विनय को अपने कैबिन में बुलाया। सारिका कबीर के पास बैठी रही। डॉक्टर ने कहा, देखिए, रिपोर्ट से जो पता चला है उसके लिए आपको बड़ी हिम्मत से काम लेना पड़ेगा विनय। क्या बात है डॉक्टर साहब? कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? बात चिंताजनक ही है विनय, पर एक डॉक्टर होने के नाते हम आपसे यही कहेंगे कि हिम्मत से काम लीजिए। नामुमकिन कुछ भी नहीं। आखिर बताइए तो कि बात क्या है? विनय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। देखिए, आपके बेटे को रीढ़ की हड्डी का कैंसर है। ये सुनते ही विनय का चेहरा सफेद पड़ गया। बोला, ये नहीं हो सकता डॉक्टर, इतने छोटे बच्चे को कैंसर कैसे? ये नहीं, शब्द उसके हलक में अटकने लगे। मन ही मन सोचने लगा कि काश ये खबर झूठ निकले, काश टेस्ट रिपोर्ट गलत हो, क्योंकि उसका मन ये मानने को कतई तैयार नहीं हो रहा था। विनय, बीमारी उम्र नहीं देखती। आप हिम्मत रखिए। ये रोग गंभीर तो है मगर लाइलाज नहीं है। हमारे अस्पताल में हर आधुनिक सुविधा उपलब्ध है। हम आज से ही कबीर का इलाज शुरू कर देते हैं। बस आप कुछ औपचारिकताएं पूरी कर दीजिए। लड़खड़ाते कदमों के साथ विनय सारिका के पास पहुंचा। कबीर आंखें मूंदे सारिका से एक कहानी सुन रहा था। उसके भोले चेहरे पर शांति थी। विनय की आहट सुनकर उसने धीरे से आंखें खोली। बोला, पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना, घर जाना है। और उसने विनय का बाजू पकड़ लिया। हाँ बेटे, हम बहुत जल्दी घर जाएंगे, विनय ने भर्राए गले से कहा और फिर कबीर को छाती से लगा लिया। कबीर ने फिर आंखें मूंद ली। कुछ ही पलों में वह नींद के आगोश में चला गया। बीमारी से हुई कमजोरी अब उसके चेहरे पर साफ दिखने लगी थी। खुद पर काबू करते हुए विनय ने सारिका को धीरे धीरे सब बताया। जो वज्रपात विनय पर हुआ था वही सारिका पर भी हुआ। उसने कातर नजरों से सोए बेटे की तरफ देखा। ये कैसा मजाक किया है कुदरत ने। उन्हें दुनिया में जो चीज सबसे प्यारी है उसी को छीनने की साजिश रच दी। कुछ समय बाद कबीर को गोद में लिटाए दोनों घर आ गए। इलाज में लाखों रुपए खर्च होने थे, जिसके लिए सारिका ने अपने सारे गहने विनय के सामने लाकर रख दिया और बोली, कुछ भी करो, मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज विनय, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। और फिर माथा पकड़ वहीं जमीन पर बैठ जोर जोर से रोने लगी। मैं कुछ नहीं होने दूंगा अपने बच्चे को सारिका। इसके इलाज में भले ही सब कुछ बिक जाए मगर इसे कुछ नहीं होने दूंगा, कहे विनय ने सारिका को बाहों में थाम लिया। विनय के कंधे पर सिर रखकर सारिका सारी रात आंसू बहाती रही। रो तो विनय भी रहा था मगर दिल ही दिल में उसके कंधों पर एक बाप और पति होने की जिम्मेदारी जो थी। इस मुश्किल घड़ी में वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। कबीर रह रहकर नींद से जाग उठता था। वो उन दोनों को देखता तो दोनों झट से अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराकर उससे बातें करने लगते। विनय और सारिका ने अपने मन को तैयार कर लिया था। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई को लड़ने के लिए दोनों ने हर हाल में अपने जिगर के टुकड़े को बचाने के लिए कमर कस ली थी। आए दिन दोनों कबीर को लेकर अस्पताल के चक्कर काटते, एक के बाद एक टेस्ट करवाने के लिए भाग दौड़ करते। बीमारी अपनी शुरुआत में थी मगर इस छोटी उम्र में कोई भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती थी। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने की वजह से उसे संक्रमण बहुत जल्दी हो जाए, आए दिन तेज बुखार बढ़ जाता। विनय ने सारी जमा पूंजी उसके इलाज में लगा दी।
दोस्तों और रिश्तेदारों से भी उधार लिया। पैसा पानी की तरह बहा रहा था, मगर कबीर की हालत में मामूली सुधार था। अस्पताल में दाखिल कबीर का कमजोर शरीर बीमारी से दिन ब दिन कुम्हलाने लगा था। अब तक उसकी तबीयत खास थेरेपी और दवा से स्थिर थी, मगर ये स्थायी इलाज नहीं था। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने विनय और सारिका को बोन मैरो सर्जरी के बारे में बताया। कबीर को अपने माता पिता में से किसी एक का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता था, जो उस जानलेवा बीमारी का एकमात्र अस्थायी उपचार था। सारिका और विनय इसके लिए तैयार थे, पर दोनों के ही बोन मैरो नहीं मिल पाए। ये बेहद निराशाजनक बात थी, क्योंकि सर्जरी के लिए बोन मैरो डोनर मिलना बेहद जरूरी था। मगर डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? हम इसके माँ बाप हैं। जरूरी नहीं है विनय, कभी कभी माँ बाप में से कोई भी डोनर नहीं बन पाता। हालांकि ये बहुत कम होता है। आमतौर पर पिता या माँ का, फिर सगे भाई बहन का बोन मैरो मैच हो जाता है। खैर, हम हार नहीं मान सकते। हमें कबीर के लिए जल्द से जल्द एक डोनर ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी टूट गई। इतनी जल्दी कहाँ मिलेगा डोनर जो कबीर को नई जिंदगी दे सके? सोच में डूबा विनय कमरे के चक्कर लगा रहा था। सारिका उसे चुपचाप देखती रही। उसके मन की उथल पुथल उस वक्त कोई नहीं समझ सकता था। रात भर रह रहे उसे कुछ कचोटता रहा। ग्लानि, पछतावा, अपराध बोध या फिर कुदरत का खेल। सारिका समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक उनकी हंसती खेलती जिंदगी में ये कैसा जलजला आ गया। क्यों आज वो इस दोराहे पर खुद को खड़ा पा रही है, जहां एक और कबीर की जिंदगी का सवाल है, तो दूसरी ओर वो रात जो उसने सीने में आज तक दफन है। क्या करे वो, क्या ना करे? अजीब कश्मकश थी मन में। अब कोई चारा भी तो नहीं था। अब चाहे जो भी हो सजा मिले, लेकिन अपनी औलाद की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है उसके लिए। सारिका रात भर सोचती रही, क्या कहेगी विनय से, किस तरह कहेगी? शब्दों को तोलती रही। कहना तो पड़ेगा ही, वरना अनर्थ हो जाएगा। अब वक्त आ गया था कि वो इस राज से पर्दा उठा दे। किसी फिल्म की रील की तरह सारी बातें उसके जहन में घूमने लगी। वो कितना खुशगवार दिन था जब वो विनय की दुल्हन बनकर उसके घर आई थी। विनय जैसा प्यार करने वाला पति पाकर सारिका को मानो दुनिया भर की खुशियां मिल गई थी। एक नए शहर में अपनी नई गृहस्थी की शुरुआत के वे खूबसूरत दिन सारिका को आज भी याद थे। सुनो, मेरा चैन हो गया है। अगले सोमवार से मैं काम पर जाना शुरू कर दूंगी। सुबह का नाश्ता बना जाया करूंगी। सारिका को नई नौकरी मिलने की जितनी खुशी हो रही थी, उससे ज्यादा चिंता विनय के खाने पीने की थी। ठीक है बाबा, कई बार तो बता चुकी हो, अपनी नई नवेली दुल्हन को बाहों में भरते हुए विनय बोला। बार बार बताना जरूरी है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस निकल जाओगे, इसलिए तुम्हारा नाश्ता बना जाया करूंगी। बस ओवन में गरम कर करके खा लिया करना। जो हुक्म रानी साहिबा। विनय ने प्यार से उसका गाल चूम लिया। एक अच्छे पति की तरह वो सारिका की सारी बातें मान लेता था। दोनों सुबह अपने अपने काम पर चले जाते थे। वीकेंड की छुट्टी में दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते। उनकी जिंदगी प्यार से लबरेज थी। यूं ही 3 साल किसी सुखद सपने से गुजर गए। फिर धीरे धीरे सारिका को एक बच्चे की चाह होने लगी। हम उम्र सहेलियां एक या दो बच्चों की माएँ बन चुकी थी। उन्हें देखकर सारिका का भी दिल चाहता कि उसके आंगन में भी बच्चे की किलकारियां गूंजे। अब हमें भी 2 से 3 होने के बारे में सोचना चाहिए। मेरा बहुत मन करता है कि हमारे घर में भी एक नन्हा बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारा सा हो, सारिका ने एक दिन विनय की नाक खींचते हुए कहा। विनय को अपनी कंपनी से प्रमोशन मिलने वाली थी। आजकल वो रात दिन अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाने में जुटा था। ये प्रमोशन उसके सुनहरे भविष्य के सपने को पूरा कर सकती थी, मगर ऑफिस में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले और भी बहुत थे। ऐसे में उसे अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करके किसी भी तरह इस प्रमोशन को पाना था। विनय सारिका की हर बातों से इत्तेफाक रखता था, मगर इस वक्त उसके जीवन में बच्चे से ज्यादा जरूरी उसका कैरियर था। वो इस समय बच्चे की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेना चाहता था। विनय ने सारिका को कुछ और वक्त इंतजार करने को कहा। इस तरह एक और साल बीत गया। विनय तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा था और सारिका बच्चे की चाह में दिन ब दिन और बेचैन होने लगी।
उसने कई बार कोशिश की मगर हर बार असफलता ही हाथ आई। लाख चाहने के बावजूद वो मां नहीं बन पा रही थी। हिम्मत मत हार, मेरी एक परिचित मशहूर लेडी डॉक्टर है, मैं तुझे उनके क्लिनिक का पता दे देती हूँ। तू उनसे मिल, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। एक दिन उसकी एक सहेली ने कहा। अपनी सहेली के बताए पते पर पहुंचकर सारिका डॉक्टर से मिली। सारिका से बहुत सी बातें पूछने के बाद डॉक्टर ने उसे पति के साथ आकर कुछ टेस्ट करवाने को कहा। ये जानते हुए भी कि सारिका मां बनने के लिए बहुत उतावली है। विनय का रवैया इस मामले में बेहद ठंडा था। क्या जरूरत थी बेकार में डॉक्टर के पास जाने की। आज नहीं तो कल बच्चा हो ही जाएगा। तुम बिना बात इतना परेशान हो रही हो बच्चे के लिए। तुम नहीं समझ सकोगे विनय, मैं माँ बनने के लिए तरस रही हूँ और कितना इंतजार करेंगे हम। कब से तो कोशिश कर रहे हैं और ये भी तो हो सकता है शायद मुझ में या फिर तुम में कोई कमी हो। टेस्ट से सब पता चल जाएगा। विनय के चेहरे से लगा उसे सारिका की बात चुभ गई कि सारिका का मतलब कहीं ये तो नहीं कि मेरे अंदर पिता बनने की क्षमता नहीं है। तुम ये कैसे कह सकती हो मेरे अंदर कोई कमी है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझ में कोई कमी नहीं है। अपनी मर्दानगी पर आघात लगता देख विनय का लहजा कड़वा हो उठा। सारिका चुप लगा गई। उसे विनय का कटु व्यवहार बहुत खला। इस बात को लेकर दोनों में कुछ दिनों तक मनमुटाव चलता रहा। न जाने कितने पापड़ बेले सारिका ने किसी भी तरह विनय को टेस्ट के लिए राजी करने के लिए। भोर होने में अभी देर थी। कबीर के सिरहाने बैठा विनय नींद की बोझिलता से ऊँघने लगा। सारिका ने जाकर उस पर कंबल डाला तो वो उठ बैठा। कबीर धीमे धीमे सांसें भर रहा था। दोनों की नजरें उसकी उठती गिरती छाती पर थी। दोनों एक दूसरे की नजरों से छिपकर चुपके चुपके रो पड़े। वक्त जैसे रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। तुम थोड़ी देर आराम कर लो सारिका। सारिका, अब वक्त नहीं बचा। बता दो विनय को सच। शायद इस सच से ही कबीर की जिंदगी बच जाए। सारिका सोच रही थी उसके लिए अब और सहना मुश्किल हो गया था। विनय, उसने अचानक पुकारा। बोलो, कबीर को डोनर मिल सकता है। अच्छा, कौन है वो? तुम जानती हो क्या उसे? फिर तो कबीर का जल्द से जल्द इलाज हो सकेगा। विनय के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी चमकी। हाँ, मैं जानती हूँ मगर तुम नहीं जानते उसे। तुम्हें उसे ढूंढने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। करोगे ना? हाँ सारिका, अपने कबीर के लिए मैं कुछ भी करूँगा। सारिका ने अपनी अलमारी में साड़ियों की तहों के बीच छिपा कर रखी उस पुरानी फाइल को बाहर निकाला। विनय के साथ वो उसी क्लिनिक में गई जिसका पता उसकी सहेली रोमा ने दिया था। उसने हाथ जोड़कर डॉक्टर को सारी बातें बताकर मदद के लिए कहा। विनय कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेडी डॉक्टर ने उन्हें मदद का भरोसा दिया और दूसरे ही दिन सारिका को फोन करके क्लिनिक में मिलने बुलाया। सारिका, यूँ तो हम अपने क्लाइंट की प्राइवेसी मेंटेन रखते हैं मगर तुम्हारी परेशानी गंभीर है, इसलिए डोनर से इजाजत लेकर ही मैं तुम्हें ये पता और फोन नंबर दे रही हूँ। तुम जाकर मिल लो। मुझे उम्मीद है तुम्हारे बेटे का इलाज हो जाएगा। अब तो बताओ ये क्या माजरा है? हम किसे ढूंढ रहे हैं? विनय बेचैन होकर बोला। उसके साथ गाड़ी में बैठी सारिका बार बार विषय बदल रही थी। कबीर को फिर से तेज बुखार चढ़ आया था जिसके लिए उसे फिर से अस्पताल में रखना पड़ा था। उस फ्लैट के दरवाजे पर नेम प्लेट लगी थी। यही पता था। सारिका ने घंटी दबा दी। विनय को उसने गाड़ी में ही इंतजार करने के लिए बोला। कम उम्र दिखने वाले एक युवक ने दरवाजा खोला। सारिका झट से पहचान गई। एक आखिरी उम्मीद मन में लिए सारिका उस नौजवान के सामने सोफे पर बैठी थी। एक माँ की ममता उससे क्या क्या नहीं करवाती। दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी दोनों का अंश कबीर में मौजूद था। जिस दिन विनय को प्रमोशन मिली उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सारिका को अपनी गोद में उठाकर उसने सारे घर में घुमा दिया। खुश तो सारिका भी बहुत थी विनय के लिए, मगर कुछ और भी था जिसकी उसे शिद्दत से चाह थी। विनय कामयाबी के नशे में इतना चूर हो गया कि उसे सारिका के भीतर का खालीपन दिख कर भी नहीं दिख पा रहा था।
टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले ही वो 2 सालों के लिए अमेरिका चला गया था। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर से उसे पता चला कि सारिका अब तक मां इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि विनय कभी पिता नहीं बन सकता था। सारिका के ऊपर जैसे ये सुनकर गाज गिर पड़ी कि मातृत्व सुख से वंचित रहने के पीछे उसके पति की नपुंसकता है। विनय की यह शारीरिक कमी कैसे बता पाएगी सारिका उसे? वो इस बात से कितना आहत होगा, इस बात से सारिका बखूबी वाकिफ थी। तो क्या मेरे माँ बनने के सारे रास्ते बंद हैं? सारिका ने कातरता से पूछा। ऐसी बात नहीं है सारिका, तुम कोई बच्चा गोद लेकर भी माँ बनने का सुख भोग सकती हो। हाँ, ये भी एक तरीका हो सकता है। वो और विनय किसी बच्चे को गोद लेकर अपनी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। अधिकांश बेऔलाद दंपति यही तो करते हैं। उसने मन ही मन सोचा। वो फिर सोचने लगी कि कमी तो विनय में थी, उसमें नहीं, तो वो क्यों इस सुख से वंचित रहे। उसके मन में जो चाह थी अपनी कोख से एक नई जिंदगी को जन्म दे, वो मधुर पीड़ा जो एक माँ जन्म देते समय झेलती है, वो खुशी जो अपने प्रतिरूप को अपने भीतर महसूस करने की होती है, तो क्या उसकी इन ख्वाहिशों का कोई मोल नहीं था? क्या एक पति इतना संवेदनशील बन पाएगा जो पत्नी की इन भावनाओं को समझ सके? तुम्हारी ये चाहत पूरी हो सकती है सारिका। आज के युग में कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर तुम चाहो तो किसी और के स्पर्म से गर्भवती हो सकती हो, डॉक्टर ने कहा। सारिका को दुविधा में देखकर डॉक्टर ने उसे आश्वस्त किया कि ये पूरी तरह से एक मेडिकल प्रक्रिया है जिसमें बिना किसी पर-पुरुष संसर्ग के उसे गर्भ ठहर सकता है। चक्की के 2 पाटों के बीच पिसकर रह गई थी सारिका की जिंदगी। सच बताने से पति के अभिमानी पौरुष को ठेस पहुंचती थी और चुप रहने से उसके अंदर की औरत घुट-घुट कर मर जाती। बड़े मान मनोबल के बाद ही विनय संतान प्राप्ति के लिए मेडिकल टेस्ट करवाने पर राजी हुआ था। बिना टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार किए ही उसने अमेरिका की उड़ान भर ली थी। सारिका और विनय के सपने अब अलग अलग थे। एक को सफलता की ऊंचाई छूने की चाह थी तो दूसरे के मन में ममता का सागर हिलोरे मार रहा था। कितनी साहसी बन गई थी सारिका अपनी लालसाओं के स्वार्थ में। झूठ का सहारा ही तो लिया था उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए, और फिर एक के बाद एक झूठ बोलती चली गई थी। एक ही भूल थी उसकी कि लाख चाहने के बाद भी वो विनय को सच नहीं बता पाई। जब भी वो विनय को कबीर के प्यार लड़ाते देखती, बात उसकी ज़बान तक आते आते रुक जाती। मन में छिपे डर ने उसे विनय का गुनहगार बना दिया था। समीर एक बेहद आकर्षक नौजवान था। स्पर्म डोनर बनकर जो कुछ भी पैसे वह कमाता था उनसे अपने शौक पूरे करता था। डॉक्टर की देखरेख में कुछ ही हफ्तों बाद सारिका को गर्भ ठहर गया। उसके अंदर का अंकुर दिन ब दिन बड़ा होने लगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इस अनुभव से गुजरना बहुत सुखद लग रहा था जिसके लिए वो आज तक तरसती आई थी। उसकी कोख में पलती नन्ही सी जान उसे संपूर्णता का एहसास करा रही थी। विनय को यह अचरज भरी खुशखबरी मिली तो वह भी अपने बाप बनने की खुशी में दिन गिनने लगा। कुछ महीनों बाद ही उसे अमेरिका से वापस आना था। सारिका ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उनकी जिंदगी में रंग भरने के लिए ही शायद कबीर का जन्म हुआ था। जो विनय पहले बच्चे के नाम से ही तुनकता था, वो अब एक पल के लिए भी कबीर को अपने से अलग नहीं करता था। मगर कुदरत भी कितनी जालिम थी। सच जानकर भी क्या विनय कबीर को इतना ही प्यार कर पाएगा? इस सवाल का जवाब सारिका के पास नहीं था। वो इस कड़वी सच्चाई को कब का अपने मन में दफन कर इत्मीनान से जी रही थी, मगर उसे क्या मालूम था कि एक दिन उसे कटघरे में खड़ा होना ही पड़ेगा। और आज वो दिन आ ही गया था। अपने बेटे की जिंदगी की खातिर गिड़गिड़ाती हुई उस माँ को समीर खाली हाथ नहीं लौटा पाया। कबीर का जैविक पिता होने के कारण बहुत हद तक संभावना थी कि कबीर से उनका बोन मैरो मैच हो जाएगा। नतीजा उम्मीदजनक निकला। कबीर का ऑपरेशन कर उसके शरीर में समीर का बोन मैरो डाल दिया गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार कर रहे उन तीनों के ही मन में उथल पुथल मची थी। एक अजनबी जो अनचाहा पिता था, एक माँ जिसके माथे पर बेवफाई का कलंक था, और एक पिता जिसका आज भरोसा टूटा था।
समीर को सारिका से जोड़कर देखना ही विनय के लिए हृदयघात जैसा था। कबीर का ऑपरेशन सफल रहा। जिंदगी और मौत की लड़ाई में जीत जिंदगी को मिली, मगर सारिका और विनय के बीच बहुत कुछ बदल गया। विनय जैसे सारिका के लिए एक ही पल में अजनबी बन गया। उसकी आंखों का वो ठंडापन सारिका को भीतर तक सिरा गया। दोनों के बीच एक खामोशी की दीवार थी जिसे तोड़ पाना अब मुमकिन नहीं था। सारिका जानती थी अब विनय उसका कोई भी सच नहीं सुनना चाहेगा। वो विनय की आंखों में नफरत का सैलाब देखकर सहम गई थी। वो प्रकट में शांत था, मगर सारिका समझ चुकी थी कि विनय अंदर ही अंदर झुलस रहा है। कुछ दिन बाद ही कबीर पूरी तरह स्वस्थ होकर घर आ गया। इतने लंबे अंतराल के रोग ने उसे अब कुछ गंभीर भी बना दिया था। वो अधिकतर चुप ही रहता, मगर पिता को अपने से दूरी बनाते देख अधीर हो उठता था। पापा अब मेरे साथ पहले जैसे क्यों नहीं खेलते मम्मा? वे क्यों मुझे हर वक्त तुम्हारे पास जाने को कहते हैं? बोलो ना मम्मा। पापा आजकल ऑफिस में बिजी रहते हैं ना, इसीलिए सारिका बस इतना ही कह पाती। विनय ने खुद को ऑफिस और अपने कमरे तक सीमित कर लिया था। वो किसी से कोई बात नहीं करता था। सारिका और कबीर जैसे अब उसके कुछ नहीं लगते थे। देर रात लड़खड़ाते कदमों से घर लौटता। शराब पीकर उसने अपना गम भुलाना शुरू कर दिया था। सारिका उसे दिन ब दिन इस तरह भूलते नहीं देख पा रही थी। आखिरकार उसने एक फैसला किया। विनय को इस दुख से आजाद करने का एक ही तरीका था कि वो कबीर को लेकर खुद ही विनय की जिंदगी से कहीं दूर चली जाए। वे खुद को कसूरवार समझती थी और उसकी नजरों में उसके गुनाह की यही एक वाजिब सजा थी। सारिका ने एक बैग में अपने और कबीर के कपड़े रखे और फिर अपनी माँ को अपने आने की सूचना दे दी। मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? कबीर ने उसे बैग में सामान रखते देख पूछा। कबीर हम नानी के घर जा रहे हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। सारिका कबीर की छोटी मोटी चीजें समेटते हुए बोली, हम नानी के घर जाएंगे? नानी के घर जाने की बात सुनकर कबीर बेहद खुश हो उठा। बैग तैयार कर सारिका अपने जाने की सूचना देने के लिए विनय के पास गई। उसने धीरे से कमरे के अंदर झांका। विनय आंखें मूंद बिस्तर पर लेटा था। इस थोड़े से ही अंतराल में उसका शरीर एकदम दुबला हो गया था। आंखों के इर्द गिर्द पड़े स्याह घेरे, बढ़ी हुई दाढ़ी और फीका चेहरा। खुद को रात दिन शराब में डुबोकर विनय ने अपना क्या हाल बना लिया है। उसे देखकर सारिका का दिल रो पड़ा। बस विनय, तुम्हें अब ये सब नहीं सहना पड़ेगा। उसे सोया जानकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। धीरे से विनय ने आंखें खोली। सारिका को वहां देखकर बस एक पल के लिए उसके चेहरे पर कुछ भाव आए, फिर अगले ही पल घृणा से नजरें फेर ली। विनय, मैं बस ये बताने आई हूँ कि मैं कबीर को लेकर हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रही हूँ। विनय किसी मूर्ति की तरह अविचलित बैठा रहा। जब उसने सारिका को दोषी करार दे ही दिया था तो फिर कुछ कहने सुनने की गुंजाइश ही कहाँ बची थी। मगर आज सारिका ने ठान लिया था कि वो विनय को सारी सच्चाई बताकर ही रहेगी। जब उसे विनय की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर होना ही है तो ये मलाल क्यों दिल में रहे। उसके मन में जो कुछ था वो सब उसने विनय के सामने बोल दिया। विनय, तुम्हें यही लगता है ना कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने किसी और से संबंध बनाकर कबीर को जन्म दिया, मगर ये बात सच नहीं है। तुम्हारे सिवा मेरे जीवन में कोई और कभी नहीं आया। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम कबीर में हमेशा किसी और की परछाई ढूंढोगे, तो इससे अच्छा है कि मैं अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाऊं। सारिका ने बात खत्म की। वो इस कश्मकश के साथ अब और नहीं जीना चाहती थी। विनय को सारी सच्चाई बताकर उसका मन कुछ हद तक हल्का हो गया था। विनय उसी तरह चुपचाप बैठा रहा। उसने नजर उठाकर सारिका की तरफ देखा तक नहीं। उसकी कोई प्रतिक्रिया ना पाकर सारिका टूटे दिल से भारी कदमों के साथ कबीर का हाथ पकड़कर घर से निकलने लगी। तभी अचानक कबीर ने अपना हाथ छुड़ा लिया। ये क्या कबीर, कहाँ जा रहे हो? हमें देर हो रही है। मम्मा, मैं अभी आया, पापा को गुड बाय बोलकर। बेचारा कबीर जानता ही नहीं था कि वो अब विनय से कभी नहीं मिल पाएगा। सारिका ने उसे जाने दिया। वो वहीं खड़ी उसका इंतजार करने लगी। टैक्सी हॉर्न बजाने लगी। सारिका ने कलाई में बंधी घड़ी देखी। ट्रेन छूटने में कम ही वक्त रह गया था। बहुत देर हो गई थी। कबीर को गए सामान वहीं रख सारिका विनय के कमरे में गई। कबीर, चलो बेटा, देर हो रही है। उसने देखा विनय ने कबीर को अपनी गोद में बैठा रखा था
और वो रो रहा था। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा कबीर, मैं अपने बेटे के बगैर नहीं जी सकता। विनय ने कबीर को कसकर सीने से लगा रखा था। वो पागलों की तरह बार बार कबीर का माथा और गाल चूम रहा था। कबीर भी विनय के साथ रो रहा था। सारिका बुदबनी दोनों को देखती रही। आंसू तो उसके भी बह रहे थे, मगर आज ये आंसू सुकून के थे। अगले दिन विनय के साथ बाजार में घूमते हुए उसकी नजर एक दुकान पर गई, जहां एक से बढ़कर एक आकर्षक फ्रेम वाली बहुत सी तस्वीरें लगी थी। उन खूबसूरत तस्वीरों को देखकर उससे रहा नहीं गया और फिर झटपट दुकानदार को अपने लिए भी एक फ्रेम तैयार कर घर भेजने को बोल दिया। वो इस कश्मकश के साथ अब और नहीं जीना चाहती थी। विनय को सारी सच्चाई बता उसका मन कुछ हद तक हल्का हो गया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।